हाय लव यू। आज हम एमसीक्यू के अनदर 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू खत्म करेंगे और आज हम पार्ट 7 पे हैं। और इससे पहले जो हमने 120 अभी तक आपके लिए एमसीक्यू लाए हैं उसको आप रेफर अपनी प्रीवियस वीडियो में कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आपकी आज की वीडियो और आपकी पहली क्वेश्चन नंबर 121 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज मदर ऑफ डिपॉजिट। तो मदर ऑफ डिपॉजिट जानने से पहले आप दो टाइप के डिपॉजिट जानें। एक को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट और दूसरे को हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। ठीक है। और इस डिमांड डिपॉजिट के अंदर दो टाइप के डिपॉजिट आते हैं जिसको मिला के हम बोलते हैं कासा, दैट इज करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। टाइम डिपॉजिट के अंदर दो टाइप के अकाउंट आते हैं। एक को हम बोलते हैं एफडीआर विच इज ऑल्सो नोन एज टीडीआर, टाउन डिपॉजिट रिसिप्ट, एंड सेकंड इज कॉल्ड आरडी, दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट। इसको जब मिला देते हैं तो बैंक के नज़रिए से हम देखते हैं कि नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, एनडीटीएल हम उसे बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मदर ऑफ डिपॉजिट है वो क्या है। तो वैसे डिपॉजिट जिससे सबसे ज़्यादा बैंक को क्या होती है तो बेनिफिट होता है उसे हम बोलते हैं करंट अकाउंट। बट जो मदर ऑफ डिपॉजिट की बात करते हैं तो उस कंडीशन में, हालांकि जब करंट अकाउंट हम ओपन करते हैं तो हम बोलते हैं कि इस करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट हम कस्टमर को नहीं पे करते हैं। तो कासा सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल अकाउंट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन जब मदर ऑफ डिपॉजिट की बात आपसे पूछी जाएगी तो उस कंडीशन में कासा के करंट अकाउंट को टिक ना मार्क करते हुए यू हैव टू मार्क ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, दैट इज सेविंग अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन 122, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स PSLCs कैन बी ट्रेडेड यूजिंग द RBI। कौन से प्लेटफॉर्म को यूज़ करके हम आपके इस PASL को की लेंडिंग करते हैं। तो आप जानें कि उस पोर्टल का नाम जो है उसका नाम है ई-कुबेर प्लेटफॉर्म। इसी ई-कुबेर प्लेटफॉर्म से जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होती है जिसमें बैंक को मिनिमम जो लेंड करना होता है वो होता है 40%। दिस 40% इज कंपल्सरी लेंडिंग हैज़ टू बी डू इन PSL, दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। इस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर आपके एग्रीकल्चर भी आते हैं, आपके MSC भी आते हैं, आपके एजुकेशन भी आते हैं, आपके हाउसिंग फाइनेंस भी अप टू 35 लाख लोन भी आते हैं। तो ये सारे का दायरा जो है वो आपके PSL लेंडिंग के तहत आता है और एक बैंक को अपने टोटल लेंडिंग का 40% PSL में लेंड करना पड़ता है। हाँ ठीक है। और ये जो सर्टिफिकेट की बात की जा रही है कि PSLCs टारगेटेड यूजिंग विच पोर्टल ऑफ RBI, दैट इज कॉल्ड ई-कुबेर प्लेटफॉर्म। यहीं से ट्रेजरी का भी काम इसी ई-कुबेर से होता है। तो आप जाने इसे कि ई-कुबेर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म ऑफ RBI। ट्रेजरी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है एक चेस्ट ब्रांच को वो ई-कुबेर से ही डालना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 को हम देखते हैं। क्लियर। 123 में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट कम्स टू द फॉलोइंग टर्म नेमली IPO क्या होता है और पूछा जा रहा है कि इस IPO में P स्टैंड फॉर व्हाट। तो आप जानें कि IPO इज ए काइंड ऑफ, आप कह सकते हैं कि व्हेनेवर ए न्यू कंपनी जो पब्लिक कंपनी बनती है तो दिस इज द फर्स्ट पब्लिक सेल और स्टॉक है ना, और ऑफ शेयर टू पब्लिक है ना। तो फर्स्ट टाइम जब भी कोई कंपनी रजिस्टर होती है, मार्केट से उगाई करना चाहती है, तो वो जिस ऑफर को लेके मार्केट में आती है इट इज कॉल्ड IPO विच इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो यहाँ पे P का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया कि P जो वर्ड है किस वर्ड, P जो लेटर है वो किस वर्ड को अंकित करता है, दैट इज इनिशियल पब्लिक। तो हमने जो पब्लिक बताए हैं वो पब्लिक को डिनोट करता है ना। तो इसी IPO के तर्ज पे FPO भी आता है, दैट इज कॉल्ड फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 को हम देखते हैं। लोन गिवन बाय द बैंक्स टू फार्मर्स ए स्मॉल शॉप ओनर इज कॉल्ड। तो वैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने PSL प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में बताया था और उसमें आपको MSE भी बताया था, दैट इज मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस। तो जो वैसा जो लेंड है जो हम किसी छोटे फार्मर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए या फिर स्मॉल शॉप जो SME सेक्टर के लिए देते हैं उसे हम जिस लोन के तहत देखते हैं उसे हम बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 125, दैट इज सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड। देखिए जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज आपकी इंडिया की हैं या फिर आपके वर्ल्ड की हैं उन सभी का एक सूचकांक होता है, जिसमें आपकी इंडिया की अगर बात करें तो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपकी सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1875 में हुआ था। तो इस BSE का जो सूचकांक है उसे हम क्या बोलते हैं तो सेंसेक्स बोलते हैं। BSE 50 भी हम बोलते हैं,
सेंसेक्स भी है। सेंसेक्स इज द इंडेक्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हाउएवर निफ्टी और निफ्टी 50 इज द इंडेक्स ऑफ NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे जो मैंने सेंसेक्स या सेंसेक्स 50 बताया, दैट इज़ नॉट सेंसेक्स 50, दैट इज सेंसेक्स 30, क्योंकि 30 बड़े कंपनियों के आधार पे उसका सूचकांक आगे पीछे होता है। तो सेंसेक्स या सेंसेक्स 30 इज द इंडेक्स ऑफ BSE, निफ्टी या फिर निफ्टी 50 इज द इंडेक्स ऑफ NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 प्लीज। देखिए, जो भी आपकी लोन सिक्योरिटीज़ है, जिसमें मॉर्गेज आती है, जिसमें हाइपोथिकेशन आता है, जिसमें प्लेज आता है, जिसमें लीन आता है, जिसमें असाइनमेंट आता है, तो दीज आर लोन सिक्योरिटीज़। मतलब इसके तहत हम कोई भी लोन कस्टमर को फिनांस करते हैं। जैसे मॉर्गेज आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी पर होता है, हाइपोथिकेशन किसी क्रॉप या किसी व्हीकल के लिए हम करते हैं, प्लेज हम गोल्ड लोन जैसे देते हैं तो प्लेज करते हैं, लीन हम किसी FD पे लीन मार करके वो OD अगेंस्ट FD देते हैं, असाइनमेंट किसी इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत हम देते हैं। तो दी आर डिफरेंट लोन सिक्योरिटीज। आपसे पूछा जा रहा है कि ए प्लेज मीन्स, प्लेज क्या है? तो प्लेज की बात हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी की थी और बताया था कि बेलमेंट ऑफ गुड्स है ना, जिस चीज़ को सिक्योरिटी रख के हम पेमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड बेलमेंट ऑफ गुड्स इज व्हाट द प्लेज मीनिंग इज। तो वहाँ उस कंडीशन में ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127 को देखते हैं। विथ रिसेंट इफेक्ट इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक्स आर लिंक टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, जो भी बैंक कस्टमर को लोन देती है वो कौन से रेट पे आधारित होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बेस रेट भी एक लेंडिंग रेट था, PLR जिसे हम BPLR भी कहते हैं वो भी एक लेंडिंग रेट हुआ करता था, MCLR भी एक लेंडिंग रेट हुआ करता था। बट आज के डेट में एज ऑन डेट जो जिस रेट पे बैंक कस्टमर को लोन फिनांस करती है ना, बिलो दिस EBLR किसी भी कंडीशन में किसी भी कस्टमर को किसी भी टाइप के लोन फिनांस नहीं किया जाता, दैट इज कॉल्ड EBLR, दैट इज एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सबसे जो पुरानी हमारी लेंडिंग रेट थी उसका नाम था BPLR, है ना, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। इस BPLR को बंद जिस समय हमने किया था और बंद करने के बाद हमने आपके 1 जुलाई 2010 को जिस नए रेट की शुरुआत की थी उसका नाम दिया था बेस रेट। बेस रेट को भी हमने जो 2010 से जिसकी शुरुआत हुई उसको हमने बंद कर दिया और ये जो एबॉलिश करके एक नए रेट को लाया गया वो 1/4/2016 में लाया गया और उसको हमने MCLR का नाम दिया। और आज के रेट में MCLR को एबॉलिश करके जिस नए रेट को इंट्रोड्यूस किया गया है वो 1 अक्टूबर 2019 है ना। तो आज के रेट में अगर EBLR आपसे पूछा जाता है कि EBLR कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो उस कंडीशन में 1 अक्टूबर 2019 आप बोल सकते हैं। दिस EBLR एक्सटर्नल बेंचमार्क है, मतलब आपके RBI के रेपो के आधार पर लिंक होता है। इफ रेपो इंक्रीज रेट ऑफ लेंडिंग विल इंक्रीज, इफ रेपो डिक्रीज रेट ऑफ लेंडिंग विल बी डिक्रीज विथ इमीडिएट इफेक्ट। तो दिस इज व्हाट द लेंडिंग रेट इज। आपको स्पष्ट मैंने बता दिया कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आज के रेट में कौन सा रेट है, दैट इज कॉल्ड EBLR। द फुल फॉर्म ऑफ EBLR इज एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 128 बैलेंस शीट ऑफ ए फर्म इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बैलेंस शीट आप जाने कि बैलेंस शीट एक ऐसा फिनेंशियल स्टेटमेंट है दैट प्रोवाइड्स कंपनी फिनेंशियल पोजीशन, है ना, कंपनी की जो एक फिनेंशियल पोजीशन है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वन फिनेंशियल ईयर आप कह सकते हैं, उसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। कंपनी का जो काम करने का तरीका है, उसकी जो एसेट लायबिलिटी है ना, तो एसेट लायबिलिटी आपके बैलेंस शीट का बहुत बड़ा भाग होता है और वो बताता है कंपनी कितनी स्ट्रांग है। एसेट ऑलवेज बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में आता है और राइट हैंड साइड में आपकी लायबिलिटीज आती है। तो दिस इज व्हाट द बैलेंस शीट आपसे पूछा गया। तो उस कंडीशन में फिनेंशियल पोजीशन ऑफ ए यूनिट एज ऑन पर्टिकुलर डेट, है ना, तो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बैलेंस शीट इज ए काइंड ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड द कंपनी financial position over the period of time on a particular date. Option number C is the right answer. Next question number 128 को हमने कर लिया, 129 पे चलते हैं। पूछा जा रहा है नेशनल हाउसिंग बैंक was set up under। देखिए, नेशनल हाउसिंग बैंक जो NHB है उसका एस्टैब्लिशमेंट हमने 9 जुलाई 1988 में किया था। जिस एक्ट के तहत हमने इस NHB को, जो NHB आपकी
एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है हाउसिंग फाइनेंस की, चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस आपकी पब्लिक हाउसिंग फाइनेंस हुडको हो, चाहे वो आपकी प्राइवेट हाउसिंग फाइनेंस जैसे आपकी आईसीआईसीआई या फिर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस या फिर आईसीआईसीआई हो, है ना। तो उन सभी को जो देखता है वो एनएचबी है, यही फंडिंग करते हैं उन तमाम जो भी पब्लिक या आपके प्राइवेट हाउसिंग फाइनेंस हो। जिस एक्ट के तहत 9 जुलाई 1988 को हमने एनएचबी का एस्टैब्लिशमेंट किया, वो एक्ट थी वो नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। ऑप्शन ए इज करेक्ट, वहाँ पे हम टिक मार्क करेंगे कि द एक्ट वाज एनएचबी एक्ट 1987, एक साल पहले की एक्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 को देखते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड एचएफसी। देखिए एचएफसी क्या होता है, एचएफसी इज बेसिकली ए स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना। बिल्कुल उनकी कैटेगरी जो होती है स्पेसिफिक होती है कि हम लोन देंगे तो सिर्फ होम लोन देंगे, तो दिस इज व्हाट द एचएफसी इज, है ना। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हम इसे बोलते हैं, जैसे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, ठीक है, तो इसे हम एचएफसी बोलते हैं। अभी आप जानें कि डिफरेंस बैंक और एचएफसी में क्या है, तो मैंने स्पेस बता दिया कि ये एक स्पेशलाइज्ड आपकी क्या है, तो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट प्रोवाइड्स बेसिकली होम लोन। इधर हुडको भी आप यहाँ पे अंकित कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एचएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, यस ये सिर्फ लोन देने का काम करते हैं तो ये एचएफसी कैन नॉट सही है। इट कैन नॉट इशू चेक, जो कि बैंक तो है नहीं जो डिमांड डिपॉजिट के अगेंस्ट चेक देगा। उसके बाद बताया जा रहा है डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड DICGC। ये एक नाम है जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। दैट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर ऑफ एचएफसी, ये भी क्या है तो सही है। तो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है क्वेश्चन होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एचएफसी, अगर कहा जाता तो फिर उस कंडीशन में ऑल ऑफ दिस करेक्ट होता। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस की बात पूछी जा रही है, तो ये भी डिफरेंस सही है कि एचएफसी डिमांड डिपॉजिट नहीं खोलती है ना, एचएफसी को चेक नहीं देती है और एचएफसी को DICGC का इंश्योरेंस नहीं मिलता है। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर सेम होंगे, दैट इज ऑल ऑफ दीज एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 पे चलते हैं। दैट इज एन इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशूड आउटसाइड इंडिया इज कॉल्ड। तो आप जाने कि जो मसाला बॉन्ड है, ये बेसिकली एक न्यूज़ है। मसाला बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है, इज ए रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। मसाला बॉन्ड इज ए काइंड ऑफ रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशूड बाय इंडियन एंटिटीज इन अदर कंट्री, है ना। तो इंडिया के बाहर इंडियन करेंसी में जिस बॉन्ड को इशू किया जाता है उसे हम मसाला बॉन्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आउटसाइड इंडिया लेकिन करेंसी इंडियन में जो बॉन्ड इशू होगा उसे हम मसाला बॉन्ड के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 पे चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ क्रॉस चेक इज। तो क्रॉस चेक ही अपने आप में क्या है तो बहुत सेफ है। जैसे चेक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 के सेक्शन नंबर 6 में लिखा हुआ है। तो चेक की बातें आपके निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बातें हैं, सेक्शन नंबर 6 में लिखी हुई है, जिसमें क्रॉस चेक सबसे सेफ चेक होता है, जो हमेशा और हमेशा क्या होता है तो अकाउंट पे ही होता है। आपकी जो चेक है इसमें लेफ्ट हैंड साइड आप अगर डबल क्रॉस कर देते हैं तो द मीनिंग ऑफ डबल क्रॉसिंग इज ए काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय ड्रॉअर टू ड्रॉई, डू नॉट पे द कैश इन द हैंड ऑफ द ड्रॉई पेई। तो मैं फिर से एक बता देता हूँ, क्रॉस चेक का मतलब होता है अगर आपने चेक पे लेफ्ट हैंड साइड पैरेलल 2 क्रॉस किए हैं, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस क्रॉस चेक इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अकाउंट पेएबल। ये हमेशा आपका जो पैसा है वो अकाउंट में ही जाएगा। और इस डबल क्रॉसिंग का मतलब होता है एन इंस्ट्रक्शन गिवन बाय ड्रॉअर टू ड्रॉई, डू नॉट पे द कैश इन द हैंड ऑफ द कस्टमर। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ क्रॉस चेक, एंड क्रॉस चेक इज ऑलवेज सेफेस्ट चेक एंड इज कॉल्ड अकाउंट पेई चेक। तो यहाँ पे कस्टमर ड्रॉअर कहलाता है, बैंक ड्रॉई कहलाती है, और जिसको पैसा मिलने वाला है जिसका नाम लिखा होता है उसे हम पेई कहते हैं। तो दे आर 3 पार्टी इन्वॉल्व इन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन नंबर 6 विच इज कॉल्ड चेक, दैट इज CTS चेक। आज के डेट में चल रहे हैं चेक ट्रंकेशन सिस्टम। द ईयर इम्प्लीमेंटेड ऑफ CTS इज 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133।
बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड चेक्स आर डिफाइंड एज। तो ये सारे के सारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं और इस मनी मार्केट में एनआई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अधीन आते हैं। और इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन नंबर 4 आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बताता है, सेक्शन नंबर 5 आपके प्रोमिसरी नोट को बताता है और सेक्शन नंबर 6 आपके चेक की सारी बातें कहता है। तो ये सारी जो बातें हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड चेक, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पार्ट हैं, हिस्से हैं। नेक्स्ट आरबीआई, क्वेश्चन नंबर 134 को हम देखते हैं। आरबीआई वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन, तो आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हमने 1 अप्रैल 1935 में किया है ना। तो आप जाने कि आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हमने यंग और हिल्टन कमेटी, जिसे हमने रॉयल कमीशन भी बोला, इसके रिकमेंडेशन पे 5 करोड़ की लागत से कोलकाता में हमने 1 अप्रैल 1935 को किया था। तो यहाँ पे आसान सा क्वेश्चन, आरबीआई कब एस्टैब्लिशमेंट किया? द आंसर इज 1 अप्रैल 1935। और इसी आरबीआई के एस्टैब्लिशमेंट के बाद हमने 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज, राष्ट्रीयकृत कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, ऑन 19th of July 1969 14 बैंक वर नेशनलाइज, दीज बैंक्स हैड डिपॉजिट ऑफ। देखिए हमारे पास अभी तक भारत में 2 बार बैंकों के नेशनलाइजेशन हुए हैं, पहली बार और दूसरी बार। पहली बार 19th of जुलाई 1969 को हमने उन 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जिनका एसेट उस समय 50 करोड़ से ज़्यादा था। और दूसरी बार 15th of अप्रैल 1980 को हमने उन 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जिनका एसेट 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा था। क्लियर? तो ये अभी तक भारत में 2 ही बार नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुए हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि 14 बैंक 1969 को नेशनलाइज हुए, उनका एसेट कितना था? आंसर इज 50 CR। यहाँ पे जो आपकी आंसर लिखी हुई है वो गलत है। ऑप्शन नंबर 2 पे आप बी पे आप टिक मार्क करेंगे, विच इज़ 50 CR। और अगर 1980 सेकेंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन 1980 की बात पूछी जाती तो उस समय उन बैंकों को नेशनलाइज किया था जिनका एसेट उस समय 200 CR से ज़्यादा था। तो यहाँ पे लिखे हुए आंसर से मैं थोड़ा सा डेविएट करके आपको आंसर नंबर बी पे टिक लगाने की बात कर रहा हूँ, इसको आप इग्नोर करेंगे, करेक्शन आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 पे हम चलते हैं। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? देखिए 2 टाइप की इकोनॉमिक्स की बात होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो में बहुत छोटे छोटे इकोनॉमिक्स के पार्ट आते हैं, मैक्रो में एक जो बृहत पार्ट है ना, जैसे आपका नेशनल इनकम हो गया, आपका ट्रेड हो गया, क्लियर, आपका इकोनॉमिक एंड फाइनेंस हो गया। तो जो मैक्रो है वो एक बड़ा भाग है इकोनॉमिक्स का, माइक्रो बहुत सूक्ष्म भाग है इकोनॉमिक्स का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके आधार पे माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स, ऑप्शन ए को हम देखते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द लेवल ऑफ द कंपनी एज होल। यस, ये दिस इज राइट, क्या ना, एज होल है, बड़े लेवल पे हम बात करते हैं। ये वर्ड अपने आप में माइक्रो इकोनॉमिक्स को इंडिकेट करता है। ऑप्शन नंबर बी डील्स विथ ओनली, ओनली की तो बात आएगी नहीं, वो ओवरऑल बात करता है, तो दिस इज रॉन्ग। इट डील्स विथ बोथ ए एंड बी, तो बी तो हमने कट कर दिए हैं, तो आंसर ए इज करेक्ट। फैक्टरिंग, आपसे पूछा जा रहा है कि फैक्टरिंग क्या है, क्लियर। तो फैक्टरिंग इज अ टाइप ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शन वेयर ए बिजनेस सेल्स इट्स अकाउंट रिसीवेबल, और आप कह सकते हैं जो आउटस्टैंडिंग आपकी इनवॉइसेज हो उसको सेल कर दिया जाता है। क्लियर? फिर से बोलता हूं कि फैक्टरिंग एक टाइप का फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है जो आने वाला अमाउंट है, रिसीवेबल्स है ना, आउटस्टैंडिंग है, उसको थर्ड पार्टी को सेल कर दिया जाना, है ना, दैट इज कॉल्ड फैक्टरिंग। तो ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो कहता है ए मीन्स ऑफ फिनांसिंग ट्रेड्स एंड मैन्युफैक्चर बाय टेकिंग ओवर देयर रिसीवेबल, सही है। ए मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग पोस्ट शिपमेंट फिनांस टू एक्सपोर्ट, ये भी सही है। ए टाइप ऑफ फिनांस तो नहीं होगा, हम रिसीवेबल को सिर्फ सेल करते हैं, आउटस्टैंडिंग को सेल करते हैं, जो हमारे पास आने वाले हैं उसको हम सेल करते हैं, तो फिनांशियल ऑफ एक्सपोर्ट तो है नहीं। ए टाइप ऑफ एग्रीकल्चर फिनांसिंग तो है नहीं, ये सेलिंग ऑफ रिसीवेबल्स है, तो ऑप्शन नंबर ए इज ओनली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 138 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंक सबसे पहले किसने एस्टैब्लिश किया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे आप अगर आंसर देखेंगे तो आपको आंसर ग्रीनलेस बैंक दिखाया जा रहा है, बट आंसर इज ICICI बैंक। अभी बताता हूँ, अगर आपके ऑप्शन में ICICI बैंक ना हो उस कंडीशन में आप ग्रीनलेस बैंक पर टिक मार्क कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सामने सामने देखते तो
तो आंसर इज ग्रीनलैंड इज ओके, क्योंकि आपकी ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं है। इस कारण से ये दूसरी बैंक थी जिसने आपकी मर्चेंट बैंकिंग को इनेबल किया था। अगर आपके ऑप्शन में ICICI बैंक लिखा हुआ है, यू हैव टू टिक मार्क ऑन ICICI बैंक ओनली। तो यहाँ पे चूंकि ICICI बैंक नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं है, सो आवर राइट आंसर इज ग्रीनलैंड बैंक। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के इस क्लास में हम देखते हैं, हु कैन ओपन वेरियस टाइप ऑफ नॉन रेसिडेंट अकाउंट। देखिए जो NRI होते हैं, क्लियर, जो NRI होते हैं वो आपके भारत में तीन टाइप के अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं NRE, दूसरे को हम बोलते हैं NRO और तीसरे को हम बोलते हैं FCNRB। क्लियर। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु कैन ओपन वेरियस टाइप ऑफ नॉन रेसिडेंट अकाउंट। पहला आंसर है पर्सन ऑफ इंडियन नेशनलिटी और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। सेकंड कह रहा है पर्सन ऑफ, ये जो आउटसाइड इंडिया है वो खोल सकते हैं, पर्सन ऑफ फॉरेन नेशनलिटी ऑफ और ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ये भी खोल सकते हैं। फॉर्म, कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन रेसिडेंट आउटसाइड, जो भी आउटसाइड इंडिया हैं वो आपके नॉन रेसिडेंट अकाउंट खोल सकते हैं। दे आर थ्री टाइप ऑफ नॉन रेसिडेंट अकाउंट। वन इज कॉल्ड NRE जो सिर्फ फॉरेन करेंसी में होगा, सेकंड इज कॉल्ड NRO जो फॉरेन प्लस इंडियन करेंसी में होगा, और FCNRB जो आपकी फॉरेन करेंसी में होगी लेकिन टाइप ऑफ काइंड ऑफ FD कहलाता है वो। तो ऑल यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। लास्ट, फ्री ट्रेड रेफर्स टू, फ्री ट्रेड क्या होता है तो आप जाने कि फ्री ट्रेड होता है कि वैसा ट्रेड जिस ट्रेड में हम टैरिफ या तो कम कर दें या न लें और जो भी ड्यूटीज़ लिया जाता है उसको समाप्त कर दिया जाए, है ना। तो जो भी आपकी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए फ्री ट्रेड की बात की जाती है कि आप इस शिप को इस रास्ते से बिना किसी टैरिफ ड्यूटीज़ को पे किए हुए आप जा सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्री ट्रेड। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। सेकंड कहता है मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट। थर्ड कहता है अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यही ये जो अनरिस्ट्रिक्टेड की बात की जा रही है जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड फ्री ट्रेड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यहाँ पे हम इसे टिक मार्क करेंगे। तो इस वीडियो में इतनी ही बात रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।